Am I audible? Am I audible? Hello? Am I audible? Hello? Hello? हेलो? सुनाई दे रहा है क्या? हेलो? सर कुछ सही से सुनाई नहीं दे रहा। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अब ठीक है? Yes, sir. ओके। अच्छा। तो पिछले क्लास में हम क्या स्टडी किए थे कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या फिर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसके भीतर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है? और जो फील्ड क्रिएट होगा पोलराइजेशन के वजह से, उस फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? वो जो मेन फील्ड है उसका रिवर्स में होगा, मतलब ऑपोजिट साइड में होगा। ठीक है? आज हम लोग देखेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है। इससे पहले एक बार देख लेते हैं। मानो कि ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये एक मैटर है। इसके ऊपर हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इसके अंदर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन के वजह से एक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है? इस फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन मेन फील्ड के ऑपोजिट में होगा। ठीक है? अब देखो, इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर अगर हम एसी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? एसी अप्लाई करने से क्या होगा, आफ्टर ईच हाफ साइकिल ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और ये जो उसको अपोज कर रहा है ये फील्ड, ये इसका डायरेक्शन भी रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है? जब हम एसी अप्लाई करेंगे तो जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ऊपर हम एसी फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, उसका भीतर का जो मॉलिक्यूल्स रहता है, उस मॉलिक्यूल्स मतलब कि हमने तो देखा पिछले क्लास में ऐसा मॉलिक्यूल रहता है ना, तो इस मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है
वो भी रिवर्स होने की कोशिश करेगा, मतलब उसका जो रीअरेंजमेंट है वो रिवर्स करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, रीअरेंज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि पहले मान लो कि इस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किए है, तो इस समय इस मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा, अगर फील्ड को हम रिवर्स कर देते तो उसका रीअरेंज होना वो स्टार्ट कर देगा। जब इसके अंदर का मॉलिक्यूल रीअरेंज होना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक फ्रिक्शन को इसे ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब के मॉलिक्यूल को ये जो मॉलिक्यूल है इसका रीअरेंजमेंट होने के लिए इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा, ठीक है। उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक पावर लॉस होता है, ठीक है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक पावर लॉस होता है। तो जो पावर लॉस होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, मतलब एसी फील्ड को अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, आफ्टर ईच हाफ साइकिल उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब तो उसका जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगा। वो जब रिवर्स होगा तो इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल रहता है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये फिर से रीअरेंज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब ये रीअरेंज होने की कोशिश करेगा तब इसके अंदर एक फ्रिक्शन को इसे ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब कि इसके अंदर एक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तब यहाँ पर एक पावर लॉस होगा। उस पावर लॉस को हम क्या कहते हैं, उस पावर लॉस को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं, ठीक है। तो the loss appearing in the form of in the form of in the form of heat due to reversal of इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस, ठीक है। कंपेनिंग मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट is known as dielectric loss, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। मतलब कोई जो अंदर का जो मॉलिक्यूल है इसको रीअरेंजमेंट होने के लिए इसके भीतर जो लॉस होगा वही क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। इस लॉस के वजह से क्या होगा, इस लॉस के वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो लॉस है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिराइव करके समझते हैं, फेजर डायग्राम लेके समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, जो मैंने बोला वही लिखा है, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सेपरेटिंग द टू इलेक्ट्रोड्स और कंडक्टर इज स्ट्रेस्ड व्हेन सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल, when the potential is reversed
the stress is also reversed. This change of stress involves molecular rearrangement within the dielectric. ठीक है? This involves energy loss with each reversal. This is because the molecules have to overcome a certain amount of internal friction in the process of alignment. The energy expended in the process is released as heat in the dielectric. ठीक है? अब हम एक फेजर को लेके समझते हैं. देखो देखो ये हमारा एक प्योर कैपेसिटर का डायग्राम है. ठीक है? फेजर डायग्राम है. मतलब कि इस प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री में लैग करता है. मतलब ये जो कैपेसिटर करंट है ये वोल्टेज से 90 डिग्री में लीड करेगा. ठीक है? ये प्योर कैपेसिटर की बात कर रहा हूं. लेकिन हमारा जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाता है. ठीक है? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाता है. तब क्या होगा, ये जो करंट का जो डायग्राम होगा देखो कुछ इस तरह सा होगा. ठीक है? मतलब ये जो करंट दिख रहे हो आई, ये वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल में लैग नहीं लीड नहीं करेगा. ठीक है? ये कुछ डेल एंगल से आईसी से लैग करेगा. मतलब कि ये जो करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा. क्यों कम होगा? क्योंकि प्रैक्टिकल कैपेसिटर में क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाता है. ठीक है? अगर वो प्योर कैपेसिटर होता तो कुछ इस तरह सा डायग्राम बन जाता. ठीक है? सर मतलब आपका स्क्रीन शो नहीं कर रहा. चीन शो नहीं कर रहा है. नो सर. अब ठीक है? ठीक है? अब दिखाई दे रहा है ना? अभी प्रोसेस में है सर, ओपन नहीं हो रहा अभी तक. अब ठीक है सर, दिख ठीक रहा है? है. ओके. तो जैसे कि मैं बोला कि देखो ये जो प्योर कैपेसिटर है, ये प्योर कैपेसिटर का जो फेजर है ये क्या है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री में लीड करेगा. ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकल कैपेसिटर क्या होता है, प्रैक्टिकल कैपेसिटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रह जाता है. तो उसका जो फेजर डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है? ये जो देख रहे हो, मतलब कि अब इस बार क्या होगा, जो करंट है वो करंट पूरा का पूरा एग्जैक्टली 90 डिग्री में लीड नहीं करेगा. मतलब कि करंट और वोल्टेज का बीच में जो फेज एंगल है, ये फेज एंगल का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री. ठीक है? मतलब 90 डिग्री से ये कम हो जाएगा. ये देखो एक प्योर कैपेसिटर का ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर लिया है. ठीक है? अब हम देखेंगे ये इसको डिराइव करेंगे.
अब देखो ये क्या है, ये आई सी है, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज, और ये जो करंट है ये आई है, ये एक्चुअल करंट है। अब करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है, मान लो कि वो थीटा है, ठीक है, और आईसी और आई के बीच में जो एंगल है इसे हम डेल से डिनोट करेंगे, डेल, ठीक है, ये डेल है। अब देखो पावर का जो इक्वेशन है वो क्या है, पावर का जो इक्वेशन है क्या है, P इजिकल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है, वी आई कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये जो थीटा का वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू हम ले लेते हैं 90 डिग्री माइनस डेल, ठीक है, और आई जो है ये करंट का जो रियल पार्ट होगा, ये रियल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, रियल पार्ट का वैल्यू होगा आई कॉस डेल, ठीक है, ये आई कॉस डेल क्या है, यही आई सी है। तो यहां से आई का वैल्यू क्या आएगा, आई सी अपॉन कॉस डेल, ठीक है। अब ये थीटा और ये करंट का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। P इज इक्वल टू V, आई का वैल्यू क्या है, आई सी बाई कॉस एल इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस डेल। तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस डेल क्या होता है, ये साइन डेल होता है, ठीक है, वी आई कॉस डेल, ये हो गया साइन डेल। अब साइन डेल बाय कॉस डेल ये क्या होता है, ये टेन डेल होता है, ठीक है। जिसका स्पीकर ऑन है वो उसे म्यूट कर दो। आईसी इंटू साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ये टेन डेल होता है, ठीक है। अब देखो आईसी का वैल्यू क्या होगा, आईसी का वैल्यू होगा, हम जानते हैं आईसी इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी इंटू एक्ससी इज इक्वल टू क्या होता है, डीसी होता है। तो यहाँ से आईसी का वैल्यू हम क्या लेंगे, वी ऑन एक्ससी, ठीक है, इंटू टेन डेल। अब जो ये एक्ससी का वैल्यू होता है, एक्ससी का वैल्यू क्या होता है, 1/2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसका वैल्यू हम ले लेंगे, बी स्क्वायर कर दो 1/, एफ सी टेन स्क्वायर 2 पाई एफ सी इंटू टेन, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है, ये पावर लॉस है। ये क्या है, ये पी है, मतलब कि यहाँ पर देखो ये जो डिराइव किया मैंने अभी,
ये पावर का वैल्यू कितना आएगा, ये पावर लॉस का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है इसका वैल्यू आएगा v² 2 पाई FC टेंडेल, ठीक है, ये इसका वैल्यू है। और देखो ये जो टेंडेल है ना, ये टेंडेल को हम क्या कहते हैं, टेंडेल को हम क्या कहते हैं, डिसिपेशन फैक्टर कहते हैं। टेंडेल से हम कहते हैं डिसिपेशन फैक्टर, टेंडेल को हम डिसिपेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल दिख रहे हो डेल, इस डेल को हम क्या कहते हैं, डेल को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर अफेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो क्या होगा, वो इक्वेशन को देखो, इक्वेशन क्या था, P इक्वल टू स्क्वायर 2 पाई FC तो टेंडेल, ठीक है। तो यहां से देखो कि ये पावर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक लॉस इज directly proportional to the frequency, ठीक है। नंबर 2 क्या है, वोल्टेज के साथ भी प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली proportional to the square of the supply voltage, ठीक है सर, ठीक है। ओके, क्या है, अच्छा, थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। ये और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी। नंबर 4 क्या है, विद टेम्परेचर, ये 4 पॉइंट के ऊपर ये जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और परमिटिविटी किसे कहते हैं, ठीक है, परमिटिविटी किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर
ये एक हम मैटर ले लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर। तो ये डाइलेक्ट्रिक मैटर को ऊपर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये तो मैंने पहले ही बोला है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करें तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, क्रिएट होगा। अब देखो क्या होता है, इस फील्ड का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, उतना ही कम होगा, क्योंकि नेट फील्ड का वैल्यू होगा फील्ड ई और ईपी का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर जो फील्ड जनरेट हुआ है, ये मेन फील्ड को तो अपोज करता है ना, मेन फील्ड को ये अपोज करेगा। तो मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, उस प्रॉपर्टी में मटेरियल क्या करता है, ये जो इसके ऊपर जो फील्ड को हम अप्लाई करते हैं उस फील्ड को वो अपोज करेगा, ठीक है। उस फील्ड को वो अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि पोलराइजेशन के वजह से यहाँ पर एक इंटरनल फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, उससे ये अपोज करेगा। तो मटेरियल का जिस प्रॉपर्टी के वजह से ये फील्ड को अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम इसका परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम इसका परमिटिविटी कहते हैं। तो परमिटिविटी जो है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, इसके यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक है। अब इसके ऊपर हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसका चार्ज Q है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है। और नेचुरली हम तो जानते हैं कि ये जो Q होता है चार्ज प्रोपोर्शनल टू अप्लाई वोल्टेज होता है, ठीक है। और यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाता है, तो कांस्टेंट क्या है, C मतलब क्या है, कैपेसिटेंस है। C का वैल्यू क्या होता है, Q/V। ये हम जानते हैं, इस इक्वेशन को हम जानते हैं, ठीक है। C मतलब क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वोल्ट, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। और इसका जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, इसका यूनिट फैराड होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मान लो दो चार्ज, मान लो कि C0 C0 क्या है, C0 है एक फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस है, फ्री स्पेस और वैक्यूम का कैपेसिटेंस है, ठीक है। C0 क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। ये C0 फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस है। और ये C है, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पर रखते हैं तो उसका कैपेसिटेंस है, ये होगा क्या, C, ये होगा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ER इक्वल टू C/C0, ठीक है, C/C0। ये जो ER है इसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये इसको एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये एप्सिलॉन आर है। ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी
ऑफ द मटेरियल, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका ये रिलेटिव परमिटिविटी है। और इस रिलेटिव, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब कि ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर टू द कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। इसका और भी एक इक्वेशन है, तो क्या है, ये होगा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, और ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहे हो ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। इसका ये भी एक इक्वेशन आएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का दो इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर और एक इक्वेशन हम देखते हैं। मान लो कि दो चार्ज एयर में है, एयर और फ्री स्पेस, ठीक है, एयर और फ्री स्पेस में दो चार्ज है। तो वो दो चार्ज के ऊपर तो एक फोर्स लगेगा। मान लो कि वो फोर्स है एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाय, फोर्स क्या होगा 1 बाय एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब कि Q1 एक चार्ज है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज है, तो इसका बीच का जो डिफरेंस है वो है R। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बाई Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही अगर इस चार्ज को अगर किसी और मीडियम में रखते हैं जो फ्री स्पेस और एयर नहीं है, तब उसका फोर्स क्या होगा, उस मीडियम में इसका फोर्स क्या होगा चार्ज के ऊपर 1 बाई 4 पाई, ये हो गया एप्सिलॉन, मतलब उस मटेरियल का जो परमिटिविटी है वही है, तो Q1 Q2 आई, सॉरी एम, ठीक है, मटेरियल का फोर्स है मटेरियल। अब देखो F0 को Fm से डिवाइड करो तो क्या होगा, F नॉट डिवाइडेड बाय Fm तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी, अच्छा, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, परमिटिविटी, हाँ एक मिनट देखो, पानी हाँ एक चाहिए, हाँ दे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड, ठीक है।
और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये याद रखना, वैक्यूम जो है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहता है, ठीक है, ये याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है, 1 होता है। और जो एयर होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, 1.00058, ठीक है। तो इसे हम कैलकुलेशन में 1 ही लेते, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक लॉस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। Otherwise, I am ending my class. अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद वो जो अटेंडेंस है ना, वो अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। कितना हुआ भैया?